हेलो बच्चों, आज 2 जनवरी है। आप लोग नव वर्ष मना लिए, न्यू ईयर मना लिए। अब न्यू ईयर मनाने के बाद अब अपना एग्ज़ाम के ऊपर फोकस कर देना है और तैयारी बढ़िया से बेहतरीन तरीक़ा से करते चलना है। एग्ज़ाम का थोड़ा सा भी जो है जहन के ऊपर प्रेशर नहीं आने देना है, प्रेशर को हैंडल करना है बहुत अच्छा तरीक़ा से। तो वही प्रेशर को कम करने के लिए हम वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। रफ्तार बैच का ये तीसरा वीडियो है। इसको इत्मीनान से देखना है और बढ़िया से इसको याद कर लेना है, ठीक है। तो आज हम लोग का तीसरा वीडियो है। तीसरा वीडियो में तीसरा चैप्टर जो कि वैद्युत रसायन है। कौन सा? वैद्युत रसायन। तो वैद्युत रसायन भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट जो है अध्याय है। इससे कुछ ऐसा टॉपिक्स है कि जहाँ से एग्जामिनर हर साल प्रश्न पूछता ही पूछता है। तो जिसमें कि हम लोग यहाँ पे लेके आए हुए हैं वही क्वेश्चन सब होगा, उससे ज़्यादा जो पूछेगा बस वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ही हम लोग चर्चा करेंगे, ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहला इस अध्याय से जो प्रश्न पूछता है, वैद्युत अपघटन क्या है, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है। तो आप लोगों को पता होगा कि वैद्युत अपघटन हम उसको बोलते हैं जब कोई यौगिक को उसका द्रव्य अवस्था या उसका गलित अवस्था या विलयन की अवस्था में ले जाकर जैसे ही हम विद्युत धारा उसमें प्रवाहित करते हैं तो वो अगर आयन के रूप में टूट जा रहा है तो वही आयन के रूप में टूटना ही क्या कहलाता है? वैद्युत अपघटन कहलाता है। यानी यौगिक को तोड़ना या अपघटित करना ही हम लोग को क्या बोलते हैं? वैद्युत अपघटन बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास नमक है, उसका जलीय विलयन ले लेते हैं और नमक का जलीय विलयन लेने के बाद जैसे ही उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो NaCl होता है वो आयन के रूप में टूट जाता है। तो वही टूटने की प्रक्रिया को या तोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग जो है वैद्युत अपघटन बोलेंगे। अच्छा, वैद्युत अपघटन तो समझ लिए। इसी में एक आता है वैद्युत अपघटय। जो यौगिक गलित या द्रव्य अवस्था में जाने के बाद वो आयन के रूप में टूट जा रहा है, टूटने का वो यौगिक कहलाता है वैद्युत अपघटय। और हम लोग सब जानते हैं वैद्युत अपघटय दो प्रकार का। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है सबल वैद्युत अपघटय, एक होता है निर्बल वैद्युत अपघटय। जो सबल वैद्युत अपघटय होता है वो 100% आयन के रूप में टूट जाता है। यानी कहने का मतलब है कि वह हम लोग यौगिक को बोलेंगे कि जो विलयन में जाने के बाद विद्युत धारा प्रवाहित किए, अब विद्युत धारा प्रवाहित होने के बाद जब वो 100% यानी पूर्ण रूप से वो आयन के रूप में टूट जा रहा है, प्लस और माइनस के रूप में, यानी धनायन और ऋणायन के रूप में, तब उसको बोलते हैं सबल वैद्युत अपघटय। अगर वहीं पर मान लिया जाए कुछ ऐसा यौगिक है उसमें विद्युत धारा कितनों प्रवाहित कर रहे हैं वो आयन के रूप में नहीं टूटता है, टूटता भी है तो कुछ टूटता है, कुछ भाग, यानी पूर्णतः न अंशतः टूट रहा है, तो उसको बोलते हैं निर्मल वैद्युत अपघटय। ठीक है, तीन कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हुआ। वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटय और वैद्युत अपघटय के प्रकार। वैद्युत अपघटय के प्रकार से भी प्रश्न पूछ लेता है लेकिन उतना ज़्यादा इस बार के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। जो नंबर दूसरा प्रश्न है इंपॉर्टेंट वो है फैराडे का प्रथम नियम। ये भी एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक ना। ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फैराडे का प्रथम नियम क्या है? तो हम लोग सब जानते हैं कि वैद्युत अपघटन में, यानी जो अभी ये वैद्युत अपघटन कर रहे थे, तो वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया क्या है? तो जो यौगिक है उसको तोड़ना है। किसमें? प्लस और माइनस में, धनायन और ऋणायन में। बहुत अच्छा। तो बोलता है वैद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर, यानी जब हम वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया संपन्न करा रहे होंगे तो उसमें हमको इलेक्ट्रोड दो गो होता, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, ठीक ना। तो वही एनोड और कैथोड के ऊपर जैसे ही हम लोग जो है देखते हैं तो मुक्त होने वाले पदार्थ की जो मात्रा होगा, जो प्लस और माइनस वाला मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के परिणाम का क्या होता है? सीधे अनुपाती होता है। यानी जितना ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या होगा? मेरा प्लस आयन और माइनस आयन इकट्ठा होते चला जाएगा, ठीक है। ये हम लोग सब जानते हैं। जैसे अगर इसको एक्सप्रेशन में बोलेगा तो एक्सप्रेशन भी लिख देना है, इतना लिख देना है, 2 नंबर का प्रश्न आपका एकदम सिक्योर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है? एम समानुपात सी टी। सी क्या है? करंट है। टी क्या है? समय, जितना समय तक हम विद्युत धारा प्रवाहित किए हैं। एम क्या है? तो वही जो मुक्त हो रहा था, जो इलेक्ट्रोड के ऊपर जमा हो रहा था, वही पदार्थ की मात्रा है, ठीक है। अब इसी में फैराडे ने एक और नियम दिया था, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न बना देता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो हम लोग देख लेते हैं दूसरा नियम क्या है।
तो दूसरा नियम सेम है, थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे क्या बोलता है फैराडे कि अगर हम 2 या 2 से अधिक वैद्युत अपघटय लेकर क्या करते हैं, यानी 2 गो ले रहे हैं या 3 गो ले रहे हैं या उससे भी ज़्यादा ले रहे हैं, तो सबको एक सीरीज में जोड़ देंगे, श्रेणी क्रम में उसको या सीरीज में उसको जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद सभी विलयन में यानी सभी वैद्युत अपघटय में एक ही प्रकार के जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो प्रवाहित होने के बाद जो मेरा मुक्त हो रहा होगा पदार्थ की मात्रा वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक के वो बराबर होता है या उसका समानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे 2 गो बर्तन लिए इस प्रकार से, ठीक है, हम मान लेते हैं इसमें ZnSO4 लिए जिंक सल्फेट, इसमें मान लेते हैं कि हम लोग जो है कॉपर सल्फेट का विलयन लिए CuSO4 का। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 2 इलेक्ट्रोड डाल देंगे इसमें इस प्रकार से। इलेक्ट्रोड डालने के बाद अब ये दोनों को लिंकअप कर देंगे, जोड़ देंगे इस प्रकार से। और जैसे ही विद्युत धारा मेरा प्रवाहित होगा तो प्रवाहित होने के बाद यहाँ पे Cu2+ आयन और यहाँ Zn2+ आयन और यहाँ पे SO4 आयन। हम लोग सब जानते हैं कि वैद्युत अपघटन जब हम पढ़ाए हैं कि अगर वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया अगर हम संपन्न कर रहे होते हैं या वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया संपन्न करा रहे होते हैं तो उसमें एनोड के ऊपर मेरा माइनस आयन एकत्रित होता है और कैथोड के ऊपर मेरा धनायन एकत्रित होता है। ये हम लोग पढ़े हैं, यानी इस प्रकार से। अब पूरा थोड़ा सा देख ही लेते हैं इसको ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो जैसे कि इसमें हम मान लेते हैं NaCl का विलयन ले रहे हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का। अब ये वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया संपन्न कराना है इस प्रकार से, तो यहाँ पे क्या करेंगे, करंट देंगे। तो इधर क्या होता है कैथोड, इधर क्या होता है एनोड, ये प्लस और ये माइनस। तो ये NaCl क्या होता है, एक Na+ आयन में और Cl- आयन के रूप में टूटता है। और Na जो है प्लस आयन जो है कैथोड के तरफ और Cl- एनोड की तरफ एकत्रित होना प्रारंभ हो जाता है। और एनोड के ऊपर क्या होता है, हम बताए हैं, इसका ट्रिक बताए हैं। एनोड पे कौन सा विक्रिया होता है, ऑक्सीकरण या अवकरण। तो हम आपको बताए हैं जो है एन-ऑक्स का मतलब हो गया एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है, यानी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया संपन्न होती है, और कैथोड के ऊपर अवकरण की प्रक्रिया होती है, यानी रेड कैट। याद है या भूल गए, याद है, हम उम्मीद करते हैं याद होगा, ठीक है। चलिए, तो वही बोल रहा है दूसरा नियम में कि अगर इसी प्रकार का वैद्युत अपघटय लेकर इसी के जैसा एक और बर्तन ले लेंगे या इससे एक और अधिक बर्तन ले लेंगे, सबको श्रेणी क्रम में जोड़ देना है। और श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद एक ही विद्युत धारा प्रवाहित उसमें कर देना है। तो जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जो इलेक्ट्रोड के ऊपर जो अभी देख रहे थे प्लस और माइनस एकत्रित हो रहा है, वह एकत्रित होने वाली पदार्थ की जो मात्रा है वो और विद्युत रासायनिक तुल्यांक या विलयन का जो तुल्यांकी भार होगा उसके बराबर होता है या उसका सीधा अनुपाती होगा, ठीक है। तो ये दूसरा नियम था, ठीक। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों को याद रख लेना है। और आपको ये भी चीज याद होगा कि विद्युत अपघटन जिस बर्तन में हम कराते हैं उसी बर्तन का नाम होता है विद्युत अपघटनी सेल। तो हम उतना ज़्यादा डिटेल्स में अभी बात नहीं कर पाएंगे हम लोग, ताकि अगर जब ज़्यादा बात करने लगेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को हमको लंबा नहीं करनी है, शॉर्ट में चलना है, जो इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में चर्चा करेंगे। हम आपको ऑफलाइन में एकदम भर भर के ये सब सिखाए हुए हैं। चलिए, तो अब आगे हम लोग देखते हैं कोलराउस का नियम। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से, कभी सब्जेक्टिव में भी पूछ देता है लेकिन ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट है। ये 2 नंबरिया में भी प्रश्न पूछता है, तो ध्यान रख लेंगे, इसको भी थोड़ा सा याद कर लेंगे, कुछ नहीं है, एकदम आसान है। क्या बोलता है, बोलता है किसी वैद्युत अपघटय के अनंत तनु विलयन की तुल्यांकी जो चालकता होगा उनके धनायन एवं ऋणायन के चालकत्व के योगफल के बराबर होता है। यानी जो है डेल्टा इन्फिनिटी अनंत तनु विलयन पे है और डेल्टा लेमडा प्लस आयन और लेमडा माइनस आयन। तो यही वाला को हम लोग क्या बोलेंगे, कोलराउस का नियम। एकदम आसान है कोलराउस का नियम, कोई ज़्यादा इसमें क्रिटिकल नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, एक टॉपिक आता है विशिष्ट चालकता। हम चालकता बताए हुए हैं, यानी चालकत्व पढ़ाए हुए हैं बढ़िया से, हम जो है डायरेक्ट देखते हैं विशिष्ट चालकता किसे कहेंगे। तो जो प्रतिरोधकता होता है, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को ही हम विशिष्ट चालकता कहते हैं, ठीक। या हम लोग इसी को बोल देते हैं किसी वैद्युत अपघटय
कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बिलियन के चालकत्व को हम लोग विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे कप्पा के द्वारा सूचित करते हैं। यानी अगर इसका फॉर्मूला बोलेगा तो फॉर्मूला याद रखना, के बराबर होता है 1/ρ। रो क्या है? प्रतिरोधकता है। क्या है? प्रतिरोधकता। और अगर प्रतिरोधकता का फॉर्मूला देखेंगे तो होता है R गुना A/L होता है। तो L ऊपर चला जाएगा तो 1/R गुना L/A। R क्या है? प्रतिरोध है। L क्या है? 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है। A क्या है? तो क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद का क्षेत्रफल। ठीक है। अगर इसका इकाई ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से प्रश्न बन सकता है तो ऑब्जेक्टिव इसका क्या बनेगा? तो इसका ऑब्जेक्टिव होगा, इसका इकाई पूछ देगा तो इकाई याद रखना ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। नंबर अगला जो प्रश्न है, मोलर चालकता किसे कहते हैं? तो मोलर चालकता भी एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितना भी हम प्रश्न दे रहे हैं सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बस इसको याद रख लेना है, इसको इग्नोर करके नहीं चलना है, एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न ही है। मोलर चालकता किसे कहते हैं? तो बिलियन के 20 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में घुले हुए किसी विलय के 1 मोल, विलय कौन हो सकता है? तो बिलियन बनाएंगे तो वैद्युत अपघटय होगा। कौन होगा? वैद्युत अपघटय। तो बोलता है वही वैद्युत अपघटय के 1 मोल के चालकता को, 1 मोल का जो चालकता होगा वही पूरा बिलियन का चालकता होगा। तो 1 मोल के चालकता को हम लोग क्या कहते हैं? को इसका मोलर चालकत्व तो कहते हैं। इसे म्यू के द्वारा सूचित किया जाता है। किसको? मोलर चालकता को। मोलर चालकता बराबर होता है कप्पा गुना 1000 सेंटीमीटर, कप्पा गुना 1000 और सी का मतलब हो गया सांद्रता, एम स्मॉल एम है। स्मॉल एम किसका सूचक है? बिलियन चैप्टर में बताए हैं। तो मोललता का। ठीक है। चलिए कप्पा का अगर हम फॉर्मूला रखेंगे ये वाला उठा के तो 1/R गुना L/A भी आई, ये दोनों जब मिलता है तो आयतन बनता है। क्या बनता है? आयतन यानी भी बनता है। अगर इसका इकाई का बात करेगा तो इकाई हम लोग सब जानते हैं क्या होगा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है। ये आपका एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अगला देखते हैं सेल स्थिरांक। ये भी पूछा जाता है बार बार, 1 साल के बाद, दूसरे साल के बाद, तीसरे साल, यानी 1 साल का गैप करके प्रश्न पूछा जाता है। ये भी सेल स्थिरांक किसे कहते हैं? तो याद रखना है 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी यानी L और अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद जो A होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो दोनों का अनुपात जब निकाल देंगे तो जो अनुपात हमको प्राप्त होगा वही मेरा सेल स्थिरांक कहलाएगा। वही मेरा क्या कहलाएगा? सेल स्थिरांक। वही लिखे हुए हैं 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एवं अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल का अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। x बराबर L/A। वही L है इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और A है अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद का क्षेत्रफल। ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंट प्रश्न। अभी और इससे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसको भी हम लोग देखने का भी प्रयास करेंगे। जैसे कि अभी हम लोग देखेंगे विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, प्राथमिक सेल क्या होता है, द्वितीयक सेल क्या होता है, ये सब अभी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है। इसको मिटाते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हम लोग देखते हैं जो बचा हुआ क्वेश्चन था उसी को देखने का प्रयास करेंगे। उसको देखने के क्रम में हम सबसे पहले क्या करते हैं? इलेक्ट्रोड विभव समझने का प्रयास करेंगे। तो इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? जैसे कि हम लोग एक धातु का छड़ लेते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ वही धातु का एक विलयन लेंगे जिसमें कि उसी का आयन उपस्थित हो। तो जैसे ही वो विलयन में वह धातु के छड़ को डुबाएंगे तो डुबाने के बाद जो धातु का छड़ है वो और जो विलयन है वो दोनों के बीच में जो है एक विद्युतीय द्वितल निर्माण हो जाता है। जैसे ही विद्युतीय द्वितल यानी इलेक्ट्रिक डबल लेयर का निर्माण होता है, तो जैसे ही निर्माण हुआ तो निर्माण होने के बाद धातु और विलयन के बीच में हमको देखने के लिए मिलता है कि एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, विभवांतर पैदा हो जा रहा है। तो वही जो विभवांतर पैदा हो जा रहा है या उत्पन्न हो जा रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। जैसे कि एग्जांपल में हम यहाँ पे लिए हैं कि मान लेते हैं यहाँ जिंक का छड़ लिए और उसी का जो है विलयन लिए, लवण का विलयन ZnSO4। तो अब दोनों के बीच में क्या होगा? द्वितल यानी इलेक्ट्रिक द्वितल यानी इलेक्ट्रिक डबल लेयर का निर्माण हो जाएगा। और जैसे ही निर्माण हुआ तो यहाँ विभवांतर उत्पन्न होगा। जैसे विभवांतर उत्पन्न हुआ तो अब यही इलेक्ट्रोड के ऊपर हम बोल देंगे कि अब ये इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न हो गया। क्या हो गया? इलेक्ट्रोड विभव। नेक्स्ट है मानक इलेक्ट्रोड विभव। जब यही इलेक्ट्रोड विभव को हम लोग क्या करते हैं? एक स्टैंडर्ड तरीका का, एक मानक तरीका का बनाने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो जिंक सल्फेट लिए हैं इसका जो है 1 मोल ले लेंगे। कितना ले लेंगे? 1 मोल। और ये जो विलयन लेंगे उसका जो तापमान होना चाहिए 298 केल्विन। कितना? 298 केल्विन। तो जैसे ही ये दोनों चीज़ हमको मिल जाता है तो मिलने के बाद जो अब यहाँ विभवांतर उत्पन्न होगा वही मानक
जो है इलेक्ट्रोड विभव कहला जाएगा। यानी धातु आयनों की सांद्रता, यानी धातु आयन यानी जो यहाँ लवन वाला विलयन ले रहे हैं वो, उसका सांद्रता 1 मोलर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 मोलर। तथा साथ में 298 केल्विन उसका तापमान होना चाहिए। तो इन अवस्थाओं में निर्धारित इलेक्ट्रोड विभव, जब आप निर्धारण करेंगे इसका इलेक्ट्रोड के ऊपर विभव का, तो वही इलेक्ट्रोड विभव क्या कहलाएगा? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाते हैं। इसे E0 के द्वारा सूचित किया जाता है। किसको? मानक इलेक्ट्रोड विभव को। ये एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना है, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे देखते हैं संक्षारण किसे कहेंगे। संक्षारण का मतलब होता है धातु को लंबा समय में नष्ट कर देना, यानी उसका हानि हो जाना। किस प्रकार से हानि होता है? तो हम लोग सब देखें कि जैसे कि लोहा का जो छड़ होता है वो खुला वातावरण में अगर हम उसको छोड़ दें तो जानते हैं उसके ऊपर क्या होता है? जंग लग जाता है। ये कभी सोचे हैं कि जंग क्यों लगा? तो बाबू जैसे ही नमी मिलेगा लोहा को, तो जो नमी है उसमें जलवाष्प छुपा हुआ है, वातावरण से ऑक्सीजन आएगा तो सब आपस में मिलकर क्या करता है? उसके ऊपर जंग लगा देता है। तो वही जो लोहे के ऊपर जंग लगना, या जो चांदी का हम लोग आभूषण पहनते हैं तो देखते हैं कुछ समय के पश्चात वो मलिन हो जाता है, काला पड़ जाता है। तो वही काला होना वो संक्षारण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? संक्षारण का। तो अब संक्षारण कहेंगे किसको? तो याद रखना कि संक्षारण हम लोग किसको कहते हैं? तो वायु के ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब क्या करता है? धातु के साथ में आपस में अभिक्रिया कर लेता है, और अभिक्रिया कर कर उसको धीरे धीरे वो क्या करता है? नष्ट करना प्रारंभ करता है। किसको? धातु को। तो जैसे ही नष्ट हो रहा है उसी को कहते हैं संक्षारण। क्या बोलेंगे? संक्षारण। तो एक बार परिभाषा को देख लेते हैं। तो वायु में उपस्थित या वायु के ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और भी हो सकता है कि धातु के साथ रासायनिक अभिक्रिया होने के फलस्वरूप धातु का धीरे धीरे छिन्न होना, छिन्न होने का मतलब धीरे धीरे खत्म होना, नष्ट होना ही क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। एग्जाम्पल में क्या हो सकता है? तो याद रखना है, सबसे पॉपुलर है जो है लोहा में जंग लगना, या चांदी का मलिन होना, या कॉपर का कोई बर्तन है उसके ऊपर देखिएगा हरा कलर का एक परत जम जाता है, वही हरा कलर का जो परत है वो क्या हो रहा है? उसको नष्ट कर रहा है। किसको? कॉपर के बर्तन को। तो ये सब उदाहरण किसका है? संक्षारण का। नेक्स्ट देखते हैं प्राथमिक सेल किसको बोलेंगे। तो हम लोग सब जानते हैं कि प्राथमिक सेल किसको कहेंगे। तो प्राथमिक सेल वो होता है जिसको एक बार चार्ज किया जाता है, यानी एक बार जैसे हम इस्तेमाल कर लिए तो पुनः उसको दोबारा हम चार्ज करके इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो वैसा सेल ही प्राथमिक सेल कहलाता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं घड़ी में जो बैटरी लगा हुआ होता है वो प्राथमिक सेल होता है। कौन? दीवार घड़ी। अब तो इलेक्ट्रिक भी आ गया है, उसको चार्ज भी करते हैं। हम इलेक्ट्रिक वाला का बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जिसमें जो निप्पो बैटरी लगता है, शक्तिमान का बैटरी लगता है, वो बैटरी का बात कर रहे हैं, यानी सूखा सेल का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम प्राथमिक सेल बोलेंगे। यानी कुल मिला के एक शब्द में याद रखना है कि जिसका या जिस सेल का इस्तेमाल एक बार होने के बाद पुनः हम उसको चार्ज करके इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, प्राथमिक सेल कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में कह सकते हैं कौन हो सकता है? सूखा सेल हो सकता है, शुष्क सेल जिसको बोलते हैं हम लोग गांव घर के भाषा में सूखा सेल बोलते हैं। लेक लॉन्चर सेल उसी को बोलते हैं, सूखा सेल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लेक लॉन्चर सेल बोलते हैं। उसी पैटर्न पे तैयार होता है वो भी। या हम लोग दूसरे तरीका से बोलें तो एक वोल्टेइक सेल भी होता है जिसको डेनियल सेल कहते हैं, वो भी एग्जाम्पल किसका है? प्राथमिक सेल का ही है। ठीक है, चलिए हम आगे चलें अब। और ये भी याद रखना है कि प्राथमिक सेल में एक बार अभिक्रिया संपन्न होने के बाद पुनः वो रिटर्न अभिक्रिया नहीं होगा। एक बार हो गया तो कहानी खत्म, यानी चार्ज वो दोबारा नहीं होगा। ठीक है, चलिए द्वितीयक सेल, बस जस्ट प्राथमिक सेल का उल्टा, जिसको बार बार चार्ज करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी एक बार डिस्चार्ज होने के बाद पुनः उसको चार्ज करेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मोबाइल का बैटरी जैसे डिस्चार्ज होता है फिर चार्ज करके हम लोग क्या करते हैं? उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे इन्वर्टर एक बार डिस्चार्ज हुआ पुनः उसको हम चार्ज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब एग्जांपल है द्वितीयक सेल का। तो इसमें पॉपुलर है लेड संचायक सेल। ये दोनों ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं लास्ट टॉपिक पे, यानी लास्ट जो हमारा प्रश्न है, विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं, व्याख्या करें। ये 5 नंबर का प्रश्न आपको पूछने, अगर एग्जामिनर पूछेगा या एग्जाम में आएगा प्रश्न तो ये 5 नंबर में आएगा। ठीक है, हम इसको पूरा डिटेल्स में बताएं आपको, उसको भी देख लेना है, और ये शॉर्ट तरीका से यहाँ समझाएं, इसको भी देख लेना है, ताकि जो है 5 नंबर आप श्योर कर लें।
अगर ये प्रश्न नहीं देगा जो है डायरेक्टली, तो इनडायरेक्टली देगा कि विद्युत अपघटनी सेल, जो हम बताए कि इलेक्ट्रोलाइसिस यानी वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया जिस बर्तन में करा रहे थे उसको विद्युत अपघटनी सेल बोलते हैं, और ये जो प्रक्रिया संपन्न हो रहा है इसको विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। ये दोनों के बीच में अंतर पूछ देगा, यानी इनडायरेक्टली भी पूछ सकता है। तो दोनों तरीका से आपको याद रखना है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ समझने का प्रयास करते हैं विद्युत रासायनिक सेल। तो विद्युत रासायनिक सेल में याद रखना है, दो बर्तन लेंगे, एक बर्तन दूसरा बर्तन। एक बर्तन में जिंक का छड़ और जिंक सल्फेट का विलयन ले लेंगे, और जो जिंक सल्फेट का विलयन होगा वह 1 मोल होगा। ले लिए, लेने के बाद दोनों विलयन को यानी दोनों बर्तन को एक लवण सेतु के माध्यम से, साल्ट ब्रिज के माध्यम से जोड़ देंगे। जुड़ गया, तो जोड़ने के बाद अब हमको देखने के लिए क्या मिलेगा, अब यहाँ पे एक तार से जोड़ देंगे। जोड़ दिए दोनों को, जोड़ने के बाद एक कुंजी लगा देंगे, वोल्ट मीटर लगा देंगे। तो अब हमको देखने के लिए क्या मिलता है कि जिंक का जो विलयन है, यहाँ से जिंक का छड़ 2 इलेक्ट्रॉन छोड़कर वो क्या करता है, Zn2+ आयन में बदलकर वो विलयन में चला आता है। यानी ये जो धातु का छड़ है, जिंक का छड़, ये Zn2+ आयन बनकर 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तार के माध्यम से कॉपर के पास चला आता है, ठीक है। तो और ये जो Zn2+ आयन टूटा वो आ जाता है विलयन में। कहाँ चला आता है, विलयन में। बहुत अच्छा। अब जैसे ही ये विलयन में जाता है तो Zn-SO4 में जो पहले से Zn2+ आयन था उसका सांद्रता अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। मान लेते हैं पहले यहाँ पे 10 गो था Zn2+ आयन, 5 गो और जो है इलेक्ट्रोड के ऊपर से आ गया, तो अब इसका सांद्रता क्या हो जाएगा, बढ़ने जाएगा। 10 पहले 10, अब 5 गो और आ गया तो 15 का हो गया, ठीक। अब धीरे धीरे जो ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा वो धीरे धीरे छड़ के माध्यम से चलाता है कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर। कहाँ पे, कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर। कॉपर इलेक्ट्रोड पे जैसे ही आता है तो कॉपर सल्फेट के विलयन में हम लोग सब जानते हैं ये Cu2+ आयन और SO4 आयन है। ये Cu2+ आयन जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन देखता है ये छड़ के ऊपर छलांग मार देता है, और छलांग मार के ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और लेकर अपने आप को संतुष्ट कर लेता है, और यही छड़ के ऊपर क्या होता है, इकट्ठा होते चला जाता है। ये धीरे धीरे पतला होते चला जाएगा और ये धीरे धीरे मोटा होते चला जाएगा, ठीक ना। इसी कारण से एनोड में यहाँ पे माइनस लगाते हैं और यहाँ कैथोड में प्लस लगाते हैं। यानी कहने का मतलब ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है, ठीक है। अब इसी को हम शब्द में यहाँ पे व्याख्या किए हैं, लिखे हुए हैं। जिंक इलेक्ट्रोड पे क्या होता है, इस इलेक्ट्रोड पर Zn घुलकर Zn-SO4 के विलयन में, यानी देख लीजिए Zn2+ आयन आ गया, जाने लगते हैं, जिससे इसकी सांद्रता क्या होता है, बढ़ने लगता है। पहले 10 था, 15 हो गया, बढ़ने लगता है। इस क्रिया में प्रत्येक Zn2+ आयन जिंक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन खोकर Zn2+ आयन में परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। कैसे, तो पहले सॉलिड स्टेट में था, अब ये Zn2+ आयन में 2 इलेक्ट्रॉन खो के बन गया, छोड़ दिया, उसके बाद चल दिया। तो जैसे ही गया तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गया किधर, इधर। तो अब Cu2+ आयन जैसे ही छड़ पे जाएगा, जमा होते चले जाएगा, तो यहाँ पे Cu2+ आयन का क्या होगा, सांद्रता कम हो जाएगा। यहाँ सांद्रता Zn2+ आयन का बढ़ेगा और यहाँ Cu2+ आयन का घटेगा, ठीक है। इसी कारण से बोलते हैं यहाँ पे ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। कहाँ पे, एनोड के ऊपर और कैथोड के ऊपर। ये इलेक्ट्रॉन खा रहा है तो क्या बोलेंगे, अवकरण की अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, अवकरण की अभिक्रिया। तो यही चीज को हम क्या किए हैं, शब्द में पिरोए हैं, लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसको एक बार ध्यान से देख लेना है, इसको पढ़ लेना है, ताकि एग्जाम में आप बढ़िया से इसको लिख पाएं, ठीक है। अब हम लोग जो है यहाँ पे नीचे में देख रहे हैं, एनोड पे होता है Zn, सॉलिड स्टेट में था, 2 इलेक्ट्रॉन खो दिया। कैथोड पे Cu2+ आयन था, 2 इलेक्ट्रॉन खाया और Cu में बदल गया, ठोस अवस्था में चला गया। अब ये जो दोनों को मिला के जब अभिक्रिया संपन्न करके लिखते हैं तो यही पूर्ण सेल अभिक्रिया है। क्या है, पूर्ण सेल अभिक्रिया। इसी को हम लोग, यही विद्युत रासायनिक सेल को ही हम लोग डेनियल सेल कहते हैं, या गैल्वेनिक सेल कहते हैं, या वोल्टेइक सेल कहते हैं, ठीक है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से याद रख लेना है और एग्जाम में बढ़िया से इसको छाप देना है, ठीक है। अगर ये ऐसे नहीं प्रश्न पूछेगा तो याद रखना है, विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल में अंतर भी पूछ सकता है, 5 नंबर का प्रश्न दे देगा, ठीक है। तो दोनों तरीका से आपको याद रख लेना है, ठीक है। अब हम लोग जो है क्या करते हैं, बस इतना ही आज रहने देंगे, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और आपका जो तैयारी कर रहे हैं आप उसमें इम्प्रूवमेंट कुछ ना कुछ देखने के लिए मिल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर आप इस चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमको भी अंदर से मोटिवेशन मिले और हम भी नया नया वीडियो आपके बीच में लेके आते रहें, ठीक है। धन्यवाद।